नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मर्डर की धमकी देने वाला एमपी में गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बैतूल में मंगलवार को भीमसेना के प्रदेश प्रभारी पंकज अतुलकर को पकड़ा गया है। अतुलकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर SC/ST तबके के लिए आरक्षण को लेकर दिए फैसले का विरोध जताते हुए सोमवार को एक पोस्ट की थी। पंकज ने सोशल मीडिया पर लिखा था, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के परिप्रेक्ष्य में हमारे महान क्रांतिकारियों ने जिस प्रकार अंग्रेजों के गुलामों को बंदूक, फरसे और अन्य हथियारों से मारा था, उसी प्रकार मैं पंकज अतुलकर भी आह्वान करता हूं कि मुझे मौका मिला तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को गुलाम बनाने का फैसला सुनाया है और संविधान का भी उल्लंघन किया है, ऐसे कुटिल मानसिकता वाले सामंतवादी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को मार गिराऊंगा ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को कीड़े मकोड़ों के जीवन का सामना न करना पड़े। आप सभी से अपील है कि समाज के लिए लड़ते रहें। पंकज की पोस्ट से हंगामा खड़ा हो गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की थी। पोस्ट करने वाले की पहचान पंकज अतुलकर के रूप में हुई थी। मध्य प्रदेश के बैतूल का निवासी होने की बात सामने आई थी। पंकज ने सोमवार 5 अगस्त को सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। मध्य प्रदेश पुलिस ने 6 अगस्त को उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड मांगी गई थी। कोर्ट ने पंकज को 20 अगस्त तक जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। पंकज ने गिरफ्तारी से पहले इस पोस्ट को लेकर मीडिया के सामने अपनी सफाई में कहा, मैंने कोई धमकी नहीं दी है। मेरा वक्तव्य साफ है। जो महान क्रांतिकारी हुए हैं, उन्होंने जैसे भारत को आज़ादी दिलाई थी, उसी तारतम्य में मैंने गुलाम बनने वालों को ऐसा किया जा सकता है, कहा है। इसे धमकी नहीं कहा जा सकता है। पुणे में जून से अब तक जीका वायरस के 66 मामले सामने आए। 26 गर्भवती महिलाएं भी शामिल, 4 की मौत। महाराष्ट्र के पुणे में जून से जीका वायरस के 66 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान वायरस से संक्रमित 4 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि जिन मरीजों की मौत हुई उन्हें पहले से ही स्वास्थ्य समस्याएं थी और उनकी उम्र 68 से 78 साल के बीच थी। पुणे नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि देश में जीका वायरस से सीधे तौर पर कोई मौत नहीं हुई है। अधिकारियों ने बताया कि पुणे में जीका का पहला मामला 20 जून को सामने आया था, जब 46 साल के एक डॉक्टर का टेस्ट परिणाम पॉजिटिव आया था। इसके बाद डॉक्टर की 15 साल की बेटी भी संक्रमित पाई गई थी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक संक्रमित लोगों में 26 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं, जिन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उनमें से अधिकतर महिलाएं स्वस्थ हैं। गर्भावस्था के दौरान जीका वायरस संक्रमण माइक्रोसेफली का कारण बन सकता है। माइक्रोसेफली एक ऐसा स्थिति है जहां मस्तिष्क के असामान्य विकास के कारण बच्चे का सिर काफी छोटा हो जाता है। यह वायरस संक्रमित एडिज मच्छर के काटने से फैलता है, जो डेंगू और चिकनगुनिया भी फैलाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, जीका वायरस मच्छरों के काटने से होने वाली संक्रामक बीमारी है। जिन लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है, उनमें इसका खतरा अधिक हो सकता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग संक्रमण का ठीक तरीके से मुकाबला नहीं कर पाते हैं। चूँकि उम्र बढ़ने के साथ प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, इसीलिए उम्रदराज लोगों में इस संक्रामक रोग का जोखिम अधिक देखा जा रहा है। इसके अलावा गर्भवती और बच्चों में इस संक्रमण के कारण गंभीर रोग विकसित होने का खतरा हो सकता है। इजराइल के विदेश मंत्री ने दी खुली चेतावनी, कहा हमास के नए प्रमुख सिनवर को भी जल्द खत्म करेंगे। बीते माह के आखिरी दिन हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिया की ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अब हमास ने याह्या सिनवार को अपना प्रमुख नेता चुन लिया है। सिनवर को इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमले के मास्टरमाइंड के रूप में जाना जाता है। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने याह्या सिनवार को लेकर एक चेतावनी दी है। इजराइल के विदेश मंत्री कॉट्ज ने कहा है कि वे नए हमास प्रमुख को भी बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। इजराइल के विदेश मंत्री ने मंगलवार को सोशल मीडिया साइट X पर चेतावनी देते हुए कहा कि इस्माइल हानिया की जगह कट्टर आतंकवादी याह्या सिनवर को हमास के नेता के रूप में नियुक्त करना उसे तेजी से खत्म करने और इस विभत्स संगठन को पृथ्वी से मिटाने का एक अनिवार्य कारण है। हमास ने याह्या सिनवार की नियुक्ति को लेकर एक बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि इस्माइल हानिया की जगह लेने के लिए सिनवार को अपने राजनीतिक ब्यूरो का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, जो पिछले हफ्ते ईरान में एक कथित इजरायली हमले में मारा गया था। याह्या सिनवार गाजा पट्टी में हमास का शीर्ष नेता है। इजराइल में 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले का मास्टरमाइंड भी याह्या सिनवार को माना जाता है। याह्या सिनवार को गाजा का सबसे ताकतवर नेता माना जाता है। वह इजराइल की कैद में रह चुका है और करीब 27 साल जेल में बिता चुका है। इजरायली सैनिक गिलाद शालित के बदले में इसराइल की जेल से 10,027 फिलिस्तीनी कैदी रिहा किए गए थे। इन्हीं कैदियों में याह्या सिनवार भी शामिल था। सिनवार ईरान का करीबी है और हमास के कट्टरपंथी समूह का नेतृत्व करता है। याह्या सिनवार इजराइल की उस सूची में शीर्ष पर है जिनका इजराइल खात्मा करना चाहता है। NIA की चार्जशीट में बड़ा खुलासा, 4 लोगों पर गंभीर आरोप। युवाओं को भड़काकर ISIS में शामिल किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी
एनआईए ने मंगलवार को चेन्नई की विशेष अदालत में 4 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। चारों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने युवाओं को कट्टरपंथी बनाकर आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया में भर्ती कराया। एनआईए की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि चारों आरोपियों के नाम जालिम बादशाह, मोहम्मद हुसैन, इरशाद और अब्दुल रहमान है। एनआईए अदालत में चारों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। एनआईए ने इस आरोप पत्र को वर्ष 2022 में कोयंटुम्बूर में हुए कार बम विस्फोट को लेकर तैयार किया है। चेन्नई स्थित एनआईए अदालत ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया था। बता दें कि कोयंटुम्बूर में एक मंदिर के बाहर विस्फोट हुआ था। इसके बाद एनआईए ने अपनी जांच शुरू की थी। जांच में एनआईए ने पाया कि गिरफ्तार किए गए अधिकतर आरोपियों द्वारा भोले भाले युवाओं को आईएसआईएस में भर्ती कराया गया था। देश में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए यह काम किया जाता था। एनआईए ने बताया कि कहा कि आरोपियों ने कोयंबटूर में मद्रासी अरबी कॉलेज नाम के अरबी भाषा केंद्र में धार्मिक शिक्षा दी थी। इस अरबी भाषा केंद्र को बाद में कुवई अरबी कॉलेज नाम दिया गया। आगे बताया गया कि जलील बादशाह ने जिला स्तर पर अरबी भाषा केंद्र स्थापित करने के लिए अपने पूर्व छात्रों का मार्गदर्शन किया था। जमील बादशाह इसका मुख्य संरक्षक भी था। मोहम्मद हुसैन और इरशाद ने कोयंबटूर में अरबी भाषा केंद्र की स्थापना की थी। इस भाषा केंद्र में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए काम किया जाता था। एनआईए का कहना है कि इस अरबी भाषा केंद्र में छात्रों को जमील बादशाह के उपदेशों को सुनाया जाता था। यूरोप तक पहुंचा बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा। नीदरलैंड के नेता बोले यह भयानक। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा अब यूरोप तक पहुंच गया है। नीदरलैंड के राजनेता ग्रेट वाइल्डर्स ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुए हिंसा की निंदा की। उन्होंने इसे भयानक बताया और हिंसा को जल्द समाप्त करने का आह्वान भी किया। दरअसल बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कुछ खास लोगों के एक वर्ग के लिए आरक्षण प्रणाली के खिलाफ जुलाई के मध्य से छात्रों के विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। हिंसा के बीच ढाका में हिंदू समुदाय के 2 नेताओं को बताया कि हिंदुओं के कई मंदिरों, घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई, महिलाओं पर हमला किया गया। हसीना के देश से भागने के बाद हुई हिंसा में अवामी लीग पार्टी से जुड़े 2 हिंदू नेताओं की मौत हो गई। बता दें कि वर्तमान समय में बांग्लादेश में सियासी उथल-पुथल के बाद मंगलवार को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने इसकी घोषणा की। इस हिंसा में कई लोगों की जान चली गई। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़कर 440 तक हो चुकी है। ग्रेट वाइल्डर्स नीदरलैंड्स के नेता हैं जिन्होंने दक्षिण पंथ दल पार्टी फॉर फ्रीडम की 2006 में स्थापना की और इसका नेतृत्व कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा को लेकर उन्होंने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भयावह है, उन्हें मारा जा रहा है और इस्लामिक भीड़ उनके घरों को जला रहे हैं। इसे तुरंत खत्म कर देना चाहिए। बांग्लादेश में यूनुस अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगे। अवामी लीग के नेताओं के शव बड़ी संख्या में मिले। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव जोइनल ओबेदीन ने इसकी जानकारी दी। यह निर्णय राष्ट्रपति शहाबुद्दीन और भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के समन्वयकों के बीच एक बैठक के दौरान किया गया। आबेदीन ने यह भी बताया कि अंतरिम सरकार के शेष सदस्यों को विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ सलाह के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। इससे पहले भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन की 13 सदस्यीय टीम बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति और अंतरिम सरकार की रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए बंग भवन गई थी। इस बैठक में राष्ट्रपति के अलावा तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद थे। अवामी लीग के 29 नेताओं और परिवार के सदस्यों के शव बरामद। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग में कम से कम 20 नेताओं, उसके सहयोगी संगठनों और उनके परिवार के सदस्यों के शव मंगलवार को बरामद किए गए। हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़ने की खबर के बाद सतखीरा में हुए हमलों और हिंसा में कम से कम 10 लोग मारे गए। अवामी लीग के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बुधवार को ढाका के नए पलटन में एक रैली आयोजित कर रही है। प्रोथोमा अलो की रिपोर्ट के अनुसार बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान मुख्य अतिथि होंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पार्टी ने कहा कि रहमान के अलावा मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर सहित कई केंद्रीय बीएनपी नेता भी रैली में बोलेंगे। मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर पंकज यादव मुठभेड़ में ढेर। यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता। मथुरा में माफिया मुख्तार अंसारी के 1 लाख के इनामी शार्प शूटर पंकज यादव को बुधवार सुबह यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मथुरा के सारे थाने इलाके में बुधवार सुबह यह मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि पंकज यादव के साथ एक और बदमाश था, वह भागने में सफल रहा। कुख्यात अपराधी पंकज यादव उर्फ नखरू पुत्र राम प्रवेश यादव निवासी ताहिरापुर रानीपुर मई के ऊपर 2 दर्जन से अधिक हत्या एवं अन्य संगीन मुकदमे दर्ज थे। पंकज यादव पर मऊ के चर्चित मन्ना सिंह हत्याकांड के गवाह राम सिंह और उसकी सुरक्षा में चल रहे आरक्षी सतीश कुमार की हत्या का आरोप है। पंकज यादव मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन और मुन्ना बजरंगी गैंग के लिए भी शार्प शूटर का काम करता था।
मथुरा पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार यूपी एसटीएफ के डिप्टी एसपी धर्मेश शाही की टीम ने फरहा में रोसू गांव के पास बुधवार सुबह करीब 5:20 बजे मुठभेड़ के दौरान पंकज यादव को ढेर कर दिया। उसका एक अन्य अपराधी साथी भागने में सफल रहा है। यह हिस्ट्री सीटर पूर्वांचल के कई जिलों में हत्या और अन्य संगीन मामलों में वंचित चल रहा था। बदमाश के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हिंसा के बाद भारत आए बांग्लादेशी नागरिकों ने बताया देश का हाल। बांग्लादेश में 1975 के बाद एक बार फिर सियासी उथल पुथल मची है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद मंगलवार की रात अंतरिम सरकार के प्रमुख की नियुक्ति की गई। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने इसकी घोषणा की। अंतरिम सरकार बनने के बाद बांग्लादेश से भारत आए बांग्लादेशी नागरिकों ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने देश के मौजूदा हालात पर मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि कुछ ऐसे भी नागरिक थे जिन्होंने बताया कि 18 जुलाई तक वहां युद्ध जैसा माहौल था, लेकिन फिर स्थिति को शांत करने के लिए कर्फ्यू लगाया गया और सेना की तैनात की गई। भारत पहुंचने के बाद एक नागरिक ने बांग्लादेश की स्थिति पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, स्थिति नियंत्रण में है, मैं भारत केवल इलाज के लिए आया हूँ। एक दूसरे नागरिक ने भी मौजूदा स्थिति पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अब सब कुछ वहाँ ठीक है, वहाँ कोई समस्या नहीं है। खूब नरसंहार हुए और कई छात्र मारे गए। मैं यहाँ घूमने आया हूँ। एक अन्य नागरिक ने कहा, वहाँ की स्थिति न तो ठीक है और न ही ज्यादा खराब है। अंतरिम सरकार ने देश का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। 18 जुलाई को बांग्लादेश में एक युद्ध जैसा क्षेत्र था, लेकिन फिर यहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया और सेना की तैनाती की गई। उन्होंने कहा, बांग्लादेश की स्थिति कई हद तक नियंत्रण में है। कल से कार्यालय, कारखाने, स्कूल, कॉलेज, बैंक सब कुछ चालू हो जाएगा। मैं यहाँ अपने परिवार से मिलने आया हूँ। एक समुदाय के लोगों को निशाना बनाए जाने की खबरों पर उन्होंने कहा, भारतीयों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ सब नियंत्रण में है, सब कुछ ठीक है। जेवर और नकदी लेकर ससुराल से रफूचक्कर हुई लुटेरी दुल्हन। जयपुर ग्रामीण जिले के गोविंदगढ़ थाना इलाके में शादी के 5 दिन बाद लुटेरी दुल्हन घर से नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गई। पुलिस जानकारी के सामने आया है कि दलालों ने पीड़ित को झूठे दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी दी है और 5 लाख रुपए की मांग की है। इस संबंध में पीड़ित ने थाने में पहुंचकर मामला दर्ज कराया है। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार सिंह के अनुसार पीड़ित युवराज सामोदा जाट ने गोविंदगढ़ थाने में शिकायत दी है कि 15 जुलाई को राधिका पुत्री विजेंद्र सिंह निवासी रुदावन अलीगढ़ से दलाल रेखा कुमारी पत्नी सुबे सिंह और लीलाराम ने 5 लाख रुपए लेकर विवाह करवाया था। इसके बाद 20 जुलाई को दुल्हन के पिता विजेंद्र सिंह ने उसके पिता भगवान सहाय को फोन करके कहा कि उनके यहाँ बेटी के घर जाकर सफाई करने का रिवाज है। 21 जुलाई को दुल्हन के परिजन घर आए और सफाई करके चले गए। 23 जुलाई को दुल्हन राधिका पीहर वालों से मिलने के बहाने ससुराल से चली गई। कुछ दिन बाद जब युवराज पत्नी को लेने वापस ससुराल गया तो वहाँ कोई नहीं था, सभी लोग फरार हो चुके थे। घर लौटकर देखा तो सफाई के बहाने दुल्हन के परिवार वाले मां के जेवर और 50,000 की नकदी ले गए थे। इसके बाद दलालों से संपर्क किया गया तो उन्होंने दुष्कर्म के झूठे आरोप लगाने की धमकी दी और 5 लाख रुपए की मांग की। जांच में पता चला कि आरोपित दुल्हन भरतपुर और ढोडसर में पहले भी ऐसा कर चुकी है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने मंगलवार को पुलिस कमिश्नरेट में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले 6 पुलिस कर्मियों को कांस्टेबल ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया। फाइनल के पहले विनेश फोगाट अयोग्य घोषित। भारत के लिए दिल टूटने वाली खबर सामने आई है। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक मैच से अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह तब हुआ जब विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में यूएसए की सारा हिलेब्रांट के खिलाफ कुश्ती फाइनल से पहले कुछ ग्राम अधिक वजन पाया गया। विनेश क्वालिफायर और सेमीफाइनल दौर से पहले वजन मापदंड के भीतर थी। हालांकि वह फाइनल से पहले कुछ ग्राम अधिक वजन की पाई गई और इसलिए उन्हें फाइनल से पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और अब वह रजत पदक के लिए भी पात्र नहीं होंगी। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में पहले दिन यानी 6 अगस्त को विनेश भार वर्ग के अंदर थी। इस 29 वर्षीय एथलीट ने अपने पहले दिन के भार मापने वाले नियम को अच्छे से पार किया था। इसके बाद उन्हें टोक्यो 2020 की शीर्ष वरीयता प्राप्त और स्वर्ण पदक विजेता सुसाकी को भी हराया था। विनेश ने क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की पूर्व यूरोपीय चैंपियन ओक्साना लिवाच और सेमीफाइनल में क्यूबा की मौजूदा पैन अमेरिकी चैंपियन यूस्नेलिस गुजमान को हराया था। पिछले साल से विनेश फोगाट ने न केवल अपने कैरियर के लिए बल्कि अपने जीवन के लिए भी लड़ाई लड़ी है। वह पूर्व भारतीय कुश्ती संघ प्रमुख के खिलाफ प्रदर्शनकारियों में से एक थी और ओलंपिक में कुश्ती में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने के लिए भारत की सबसे बड़ी उम्मीद बन गई। विनेश को पिछले साल सर्जरी से भी गुजरना पड़ा और फिर उन्होंने जबरदस्त वापसी की। इस सर्जरी की वजह से वह एशियाई खेलों में भी खेल नहीं पाई थी।
अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।